नमस्कार दोस्तों। विपक्षी नेताओं के ठिकानों पर आए दिन पड़ने वाले छापों और गिरफ्तारियों की खबरों को आप किस नजरिए से देख रहे हैं? मोदी जी के पक्के वाले समर्थक के तौर पर या फिर एक जिम्मेदार और जागरूक नागरिक के तौर पर? आपको लग सकता है खबर तो खबर है, मैं दर्शकों के लिए ऐसे खांचे बनाकर सवाल क्यों पूछ रहा हूं? लेकिन सच यही है कि आप खांचों में बट गए हैं। आपकी लोकतांत्रिक चेतना पर, आपके नागरिक होने की चेतना पर, आपके संजीदा, सजग और संवेदनशील इंसान होने की चेतना पर भक्ति का, नफरत का, कट्टर हिंदुत्व का ऐसा लेप चढ़ाया जा रहा है कि आप हर घटना को सिर्फ उसी चश्मे से देखें जो आपको मुहैया कराया जा रहा है। इसलिए मैंने पूछा कि बीते सालों के दौरान विरोधी दलों के नेताओं के खिलाफ कार्रवाई को आप किस नजरिए से देख रहे हैं? गौर से सुनिए और समझिए, दिमाग की खिड़कियां और दरवाजे खोलकर समझिए। अगर आप पहली कैटेगरी में हैं, यानी मोदी जी के पक्के वाले समर्थक हैं, तो आपको लग रहा होगा कि वाह, मोदी जी क्या गजब काम कर रहे हैं। आपको लग रहा होगा कि घपले घोटाले करने वाले या घूस लेने वाले नेताओं और नौकरशाहों को मोदी राज में कैसे चुन चुन कर पकड़ा जा रहा है, दबोचा जा रहा है, गिरफ्तार किया जा रहा है, जेल भेजा जा रहा है, लगातार छापे मारे जा रहे हैं। इधर दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को दबोच लिया गया है, उधर लालू यादव, राबड़ी देवी और उनके रिश्तेदारों के घरों पर यूपी से लेकर बिहार तक छापे मारे जा रहे हैं। उधर दक्षिण में तेलंगाना के सीएम केसीआर की बेटी के कविता पर ईडी का शिकंजा कसता जा रहा है। हालांकि आज वो दिल्ली में थी। कुछ दिन पहले ही छत्तीसगढ़ में सीएम बघेल के करीबियों पर छापे पड़े हैं। झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन के इर्द गिर्द घेराबंदी जबरदस्त हो रही है। सिसोदिया को तो सीबीआई ने पकड़ा, अब ईडी ने कस्टडी ले ली है ताकि किसी भी सूरत में जेल से निकल ना पाए, महीनों तो जेल में गुजारना पड़े, ऐसा इंतजाम किया जा रहा है। आप इन खबरों को देखकर मन ही मन मोदी 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 और सिर्फ मोदी कर रहे होंगे। और अगर आप दूसरी वाली कैटेगरी में हैं, यानी आपकी आंखों पर मोदी भक्ति का चश्मा नहीं चढ़ा है, एक जागरूक नागरिक के तौर पर इन खबरों को देख रहे हैं, लोकतंत्र के मायने को समझते हुए, उसमें भरोसा करते हुए इन खबरों को देख रहे होंगे, तो विपक्ष के नेताओं के खिलाफ ईडी, इनकम टैक्स या सीबीआई के एक्शन को देखकर कुछ तो सोचते होंगे, कुछ तो दिमाग लगाते होंगे। कभी तो यह लगता होगा कि केंद्रीय एजेंसियों के शिकंजे में सारे नेता जो पकड़े जा रहे हैं या गिरफ्त में आ रहे हैं, वो विपक्ष के ही क्यों हैं? अगर लोकतांत्रिक सोच वाले नागरिक होने की आपकी चेतना पर व्हाट्सएप ज्ञान और मोदी भक्ति का लेप नहीं चढ़ा है, तो आप भी वही सोच रहे होंगे जो हम जैसे लोग लगातार सोचते हैं कि आखिर देश में हो क्या रहा है। देश के सत्ता पर जो पार्टी पौने 9 साल से काबिज है, जिसकी देश के 1 दर्जन से ज्यादा राज्यों में सरकारें हैं, वहां ना तो कभी ईडी को जाते देखा गया है, न सीबीआई के छापे पड़े हैं, न इनकम टैक्स का दस्ता घूम रहा है। लेकिन गैर बीजेपी सरकारों वाले राज्यों में दनादन छापे और गिरफ्तारियों से ऐसा माहौल बना दिया गया है जैसे ये राज्य घपलों घोटालों के टापू बनकर मोदी के राम राज्य को कलंकित कर रहा है। और जैसा कि मैंने कहा, अगर आप मोदी भक्त हैं तो आपको लग रहा होगा मोदी जी ने सबकी चूड़ी टाइट कर रखी है। कोई भी विपक्षी दल हो, कोई भी विपक्ष का नेता हो, सब पकड़े जा रहे हैं या पकड़े जाएंगे, यही आपको लग रहा होगा। खुश होंगे आप। कांग्रेस, आरजेडी, आप, टीएमसी, बीआरएस, एनसीपी से लेकर विपक्ष की हर पार्टी के नेताओं की गर्दन तक सीबीआई, ईडी या इनकम टैक्स के हाथ पहुंच चुके हैं। कोई पकड़ा गया है, किसी को पकड़े जाने का डर है, किसी को पकड़े जाने का अंदेशा है, कोई पकड़ा जा सकता है। और आप कहेंगे वाह मोदी जी वाह, ये काम तो मोदी जी ही कर सकते हैं। ऐसा ही सोचते होंगे ना आप। टीवी देखते हुए, व्हाट्सएप, यूट्यूब या सोशल मीडिया देखते हुए, या फिर पार्कों में मॉर्निंग इवनिंग वॉक करते हुए आप यही बात करते होंगे कि अपने मोदी जी ने कमाल कर रखा है,
क्योंकि नागरिक होने की आपकी चेतना को कुंद करने का जो काम बीते 8 सालों से तयशुदा ढंग से हुआ है, टीवी चैनलों और मीडिया के सारे तंत्रों के जरिए हुआ है, ऐसा नैरेटिव गढ़ा गया है, आपके दिमाग में इंजेक्ट किया गया है, जैसे 2014 के पहले देश में बेईमानों का राज था। देश के बारे में ऐसी चिंता कभी की ही नहीं किसी ने, जो जैसी मोदी जी करते हैं। मोदी जी ही देश है, मोदी जी ही सब कुछ है। इसके पहले तो पता नहीं क्या था इस देश में। तभी तो कोई कंगना रनावत जैसी अभिनेत्री कह देती है देश को असली आजादी तो 2014 के बाद मिली है, और वो अभिनेत्री मौजूदा दौर के सत्ता की खास हो जाती है। आप भी मान लेते हैं कि कंगना ने ठीक ही कहा होगा। मैंने जैसा कि शुरू में कहा कि अगर आप पक्के वाले मोदी भक्त हैं, कट्टर हिंदूवादी हैं, तब तो आपको कुछ भी गलत नहीं दिखेगा। लेकिन अगर आपके दिमाग पर भक्ति का लेप नहीं चढ़ा है तो थोड़ा चिंतन कीजिएगा कि देश में हो क्या रहा है। मैंने एक बार नहीं कई बार कहा है कि अगर कहीं भ्रष्टाचार है तो उसकी जांच होनी चाहिए, कार्रवाई भी होनी चाहिए, लेकिन यह देखना भी जरूरी है कि क्या यह सिर्फ विपक्ष को टारगेट करने के लिए किया जा रहा है या यह सारी कार्रवाई वहीं हो रही है जहां गैर बीजेपी सरकारें हैं। आज ही मुझे महाराष्ट्र से बीजेपी के एक सांसद संजय पाटिल और बीजेपी के ही एक और नेता हर्षवर्धन पाटिल का एक पुराना बयान दिख गया। इस बयान को गौर से सुनिए और दोनों के बयान को गौर से सुनकर शायद आप कुछ समझ पाए। पहला बयान सांगली से बीजेपी सांसद संजय पाटिल का है, जिसमें उन्होंने कहा था ईडी उनके पीछे नहीं पड़ेगा क्योंकि वो अब बीजेपी के सांसद है। ईडी उनके पीछे नहीं पड़ेगा क्योंकि वो बीजेपी के सांसद है, एक सांसद ने कहा सार्वजनिक तौर पर। संजय पाटिल पहले एनसीपी में थे लेकिन बीजेपी में आए, टिकट पाकर सांसद बने और ईडी के डर से मुक्त हो गए। यह खुद पाटिल साहब बता गए। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में आए हर्षवर्धन पाटिल एक दूसरे नेता हैं, उन्होंने भी ऐसा ही बयान दिया था। उन्होंने कहा था अब वो चैन से सो पाते हैं क्योंकि अब केंद्रीय एजेंसियां उनसे पूछताछ करने नहीं आती हैं। ईडी मेरे पीछे नहीं पड़ेगा क्योंकि अब मैं भाजपा में हूं, यहां सब कुछ आसान और सुकूनदायक है, मुझसे यहां कोई पूछताछ नहीं होती, इसलिए सुकून की नींद सोता हूं। ये वो नेता कह रहे हैं या उन नेताओं के बयान है जो एनसीपी और कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में आ गए। इससे ज्यादा कोई क्या कहेगा। कांग्रेस और एनसीपी छोड़कर बीजेपी में आए सांसद और विधायक खुद ही कह रहे हैं कि अब चैन की नींद सो रहे हैं, ईडी सीबीआई का डर खत्म। जून 2021 में शिवसेना के एक मालदार और कारोबारी विधायक प्रताप सरनायक की एक चिट्ठी के कुछ हिस्से का जिक्र भी आज मैं करना चाहूंगा, और जानबूझ के यह सब बात आपसे कर रहा हूं ताकि कभी तो आप सोचेंगे। प्रताप सरनायक ने तब के अपने पार्टी सुप्रीमो उद्धव ठाकरे को एक चिट्ठी लिखी थी। उस चिट्ठी में ठाणे से सेना के विधायक प्रताप सरनायक ने उद्धव को संबोधित करते हुए लिखा था कि मेरा मानना है कि आप अगर प्रधानमंत्री मोदी के और करीब आ जाएं तो बेहतर होगा। अगर हम एक बार फिर साथ आ जाएं तो पार्टी और कार्यकर्ताओं को फायदा होगा। केंद्रीय एजेंसियां हमारी गलती के बिना हमें निशाना बना रही है। अगर आप पीएम मोदी के करीब आते हैं तो रविंद्र वायकर, अनिल परब, प्रताप सरनायक जैसे नेताओं और उनके परिवारों की पीड़ा समाप्त हो जाएगी। सेना का एक विधायक अपनी पार्टी के सुप्रीमो को लिख रहा था कि गठबंधन, एनसीपी और कांग्रेस के गठबंधन से निकलो, बीजेपी के साथ जाओ। यह वो दौर था जब उद्धव की सरकार को हिलाने और डराने के लिए उनकी पार्टी के कई विधायकों और सांसदों पर ईडी और सीबीआई का शिकंजा कसा था। सरनायक समेत 6 विधायकों और मंत्रियों के ठिकानों पर छापे मारे जा चुके थे। तभी सरनायक ने उद्धव को सलाह दी थी, अलग होइए एनसीपी और कांग्रेस से, मोदी जी की शरण में जाइए और सबको बचा लीजिए। उद्धव ने उनकी बात नहीं मानी तो नतीजा सामने है, सरकार भी गई और सरनायक जैसे विधायक अब शिंदे के साथ मस्त है। ईडी और सीबीआई इन सब से डर उनका खत्म है। सेना के ही एक सांसद संजय राउत के तेवर लगातार दिखते रहे तो सरकार पलटते हुई उनकी गिरफ्तारी हुई और 102 दिनों तक जेल में रहने के बाद उन्हें जमानत मिली तो कोर्ट ने ईडी को जमकर फटकार लगाई। बॉम्बे हाईकोर्ट ने साफ साफ कहा कि ईडी ने राउत को गिरफ्तार करने के लिए असाधारण शक्तियों का इस्तेमाल बहुत लापरवाही से किया
उन्हें आधी रात को जिस तरह से गिरफ्तार किया गया वो गलत था, यह बॉम्बे हाईकोर्ट ने कहा। उन्हें ईडी की हिरासत में ऐसे बंद कमरे में रखा गया जहां खिड़की तक नहीं थी। उनकी 2 बार एंजियोप्लास्टी हुई थी, कई स्टंट लगे थे, फिर भी बंद कमरे में उन्हें रखा गया। कोर्ट ने और भी बहुत कुछ कहा, लेकिन किसे फर्क पड़ता है? महाराष्ट्र की सरकार कैसे बनी, कैसे सूरत और गुजरात के अलग अलग इलाकों से गुवाहाटी तक विधायकों को ले जाया गया, कैसे करोड़ों खर्च हुए, 5 सितारा होटल में रखा गया, सब आपने देखा। फिर भी आपको लगता है कि मोदी राज में कायदे, कानून और संविधान के दायरे में हर काम हो रहा है, तो मेरा कुछ भी कहना आपके लिए बेमानी है। मैंने पहले भी कई बार वीडियो में बताया है कि बंगाल से लेकर असम तक, महाराष्ट्र से लेकर गोवा तक 50 ऐसे नेता, सांसद, मंत्री और विधायक हैं जो पहले किसी और दल में थे। उन पर घपलों, घोटालों के आरोप थे, केंद्रीय एजेंसियां उनके पीछे पड़ी थी, लेकिन जैसे ही उन्होंने पाला बदला, बीजेपी का दामन थामा, सारी चिंता खत्म। संरक्षण की छतरी मिल गई, एजेंसियों का डर खत्म हो गया। कईयों को तो सत्ता में हिस्सेदारी मिल गई, सरकार में कुर्सी मिल गई। बाकी और बहुत कुछ मिला होगा जिसका हिसाब देने वाले और लेने वालों के बीच होगा। आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने आज ऐसे ही नेताओं का नाम गिनाते हुए कुछ आरोप मोदी सरकार पर लगाए हैं, उन एजेंसियों पर लगाए हैं। सुनिए गौर से और सोचिए। और भारतीय जनता पार्टी तो वो पार्टी बन गई है जिसमें जो जितना बड़ा भ्रष्टाचारी वो उतना बड़ा पदाधिकारी। आप सोचिए, वाटर स्कैम का आरोप हेमंत विश्व शर्मा पर भारतीय जनता पार्टी ने लगाया, फिर उसको मुख्यमंत्री बना दिया। मुकुल राय पर शारदा स्कैम का आरोप लगाया, फिर उसको राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बना दिया। शुभेंदु अधिकारी पर शारदा स्कैम के भ्रष्टाचार की जांच चलती है, फिर उसको लीडर ऑफ अपोजिशन बंगाल का बना दिया। नारायण राणे पर लैंड स्कैम, जमीन के घोटाले का मामला चलता है सीबीआई में, फिर उनको केंद्रीय मंत्री बना दिया जाता है। अजीत पवार पर चक्की पिसिंग कह के सिंचाई घोटाले का 40,000 करोड़ का आरोप लगाया जाता है, फिर 6:30 बजे सुबह देवेंद्र फडणवीस के साथ मिलकर शपथ ले ली जाती है। येदियुरप्पा पर माइनिंग घोटाले का आरोप लगता है, फिर उनको मुख्यमंत्री बना दिया जाता है। शिवराज सिंह पर व्यापम घोटाले का आरोप लगता है, फिर उनको मुख्यमंत्री बना दिया जाता है। तो बीजेपी का नारा है, जो जितना बड़ा भ्रष्टाचारी वो उतना बड़ा पदाधिकारी। ये इनकी हालत है, ये इनकी हालत है। आप संजय सिंह की पार्टी के समर्थक हों, विरोधी हों, उनसे सहमत हों, असहमत हों, लेकिन उन्होंने जो नाम गिनाए हैं और जिन नाम वालों को बीजेपी की सरपरस्ती मिली है, उससे तो इनकार नहीं किया जा सकता है। जिस चाचा भतीजे के खिलाफ भ्रष्टाचार के संगीन आरोप लगाते हुए पीएम मोदी महाराष्ट्र में प्रचार करते रहे, उसी भतीजे को डिप्टी सीएम बनाकर उनकी पार्टी ने सूर्योदय से पहले उन्हें शपथ दिला दी। उनकी पार्टी ने, मतलब यह अलग बात है कि बेआबरू होकर सत्ता के कूचे से फडणवीस और अजीत पवार को निकलना पड़ा, लेकिन खेल चालू रहा और उसी महाराष्ट्र में फिर सरकार बन गई। कैसे, उसका जिक्र कई बार हो चुका है। उद्धव ठाकरे न सिर्फ सत्ता से बेदखल हुए, बल्कि हाशिए पर धकेले गए। एजेंसियों का कैसे इस्तेमाल हुआ, इसका जिक्र कई बार हो चुका है। और बीते कुछ महीनों में फिर से एक बार लगातार विपक्ष के नेताओं का आरोप है कि सत्ता में जो लोग बैठे हैं एजेंसियों का दुरुपयोग कर रहे हैं। और प्रधानमंत्री मोदी जो मुख्यमंत्री जब गुजरात के थे, तब ऐसे ही संगीन आरोप केंद्रीय एजेंसियों पर लगाते थे। अब उनकी जब सत्ता है तो एजेंसियां उसी तरह से विपक्ष के नेताओं को डरा रही है या उनके खिलाफ छापेमारी कर रही है। अभी 5 दिन पहले 5 मार्च को विपक्ष के कई नेताओं की तरफ से, अलग अलग दलों के नेता के चंद्रशेखर राव, बीआरएस ममता बनर्जी, अरविंद केजरीवाल, भगवंत मान जो मुख्यमंत्री पंजाब के, तेजस्वी यादव, फारूक अब्दुल्ला, शरद पवार, उद्धव ठाकरे, अखिलेश यादव, इन लोगों की तरफ से एक चिट्ठी लिखी गई थी जो प्राइम मिनिस्टर को, जिसमें यही सब आरोप लगाए गए थे कि किस तरह से विपक्ष को परेशान किया जा रहा है या विपक्ष के नेताओं के खिलाफ एजेंसियों का इस्तेमाल किया जा रहा है। आंकड़ों के हवालों से कई बार मैं बता चुका हूं कि कैसे बीते 8.5 सालों में 2014 के बाद से केंद्रीय एजेंसियों का इस्तेमाल विपक्ष के नेताओं के खिलाफ हुआ है। और वो आंकड़े स्क्रीन पर फिर से दोहरा दे रहा हूं ताकि सनद रहे कि
सीबीआई हो चाहे ईडी हो, जिसका इस्तेमाल बीते सालों में विपक्ष के नेताओं के खिलाफ हुआ है। और उसकी अगर आंकड़ों के हवाले से देखें तो 2014 से लेकर और पिछले साल सितंबर 2022 तक जो जितनी कार्रवाई हुई एजेंसियों की तरफ से, केंद्रीय एजेंसियों में, खासतौर से मैं अभी ईडी का जिक्र कर रहा हूं, उसमें 95% विपक्ष के नेता थे, जिसमें 21 पॉलिटिकल लीडर्स के खिलाफ ईडी ने कार्रवाई की, जिसमें से 116 विपक्ष के नेता थे। समझ लीजिए 95% उसमें अपोजिशन है। ये आंकड़े ईडी के हैं। सीबीआई के भी देखेंगे तो कुछ इसी तरह का है कि उसमें 95% उसमें भी विपक्ष के नेता। 124 नेताओं के खिलाफ सीबीआई ने शिकंजा कसा, जांच की, गिरफ्तारी की, कार्रवाई की। उसमें से 124 में से 118 बीजेपी, माफ करें, विपक्ष के। और इसमें हर दल का नेता है। और ये आरोप बार बार लगते हैं। और अब ये आरोप लग रहा है कि चुनाव का मौसम चूंकि शुरू हो रहा है, छत्तीसगढ़, राजस्थान, एमपी में चुनाव होने हैं, कुछ और राज्यों में चुनाव, उससे पहले भी कर्नाटक में चुनाव है 2 महीने बाद, और लोकसभा चुनाव में भी अब 13 महीने बच गए। तो उससे पहले विपक्ष की कमर कैसे तोड़ी जाए, कैसे हौसला तोड़ा जाए, कैसे आर्थिक तौर पर विपक्ष को एकदम लाचार कर दिया जाए कि किसी ढंग से बीजेपी के सामने कोई चुनौती ना रहे, इस तरह से विपक्ष के नेताओं को घुटने टेकने को मजबूर किया जाए या विपक्ष के नेताओं पर दबाव बनाया जाए, इस तरह से एजेंसियां काम कर रही है। ममता बनर्जी के वो तेवर जो 1 साल पहले दिखते थे, वो तेवर अब नहीं दिखते हैं, क्योंकि ममता बनर्जी का पूरा कुनबा, भतीजे, भाई, भाभी, सब एजेंसियों के रडार पर है। तो सवाल यह उठता है, जो बार बार मैं कहता हूं, कि क्या सारा करप्शन, सारा भ्रष्टाचार, सारे घपले घोटाले सिर्फ विपक्ष शासित राज्यों में होते हैं, या उन्हीं सरकारों के रहते हो रहे हैं जहां बीजेपी की सरकार नहीं है, और जहां बीजेपी की सरकार है वहां कुछ नहीं होता? लेकिन उससे बड़ा सवाल सबूत के तौर पर, जिसका जिक्र संजय सिंह ने किया, संजय सिंह ने तो ऐसे लोगों के नाम बताए जो मैंने भी अपने वीडियो में कई बार बताए, जो लोग अब बीजेपी में शामिल हो गए, और बीजेपी में शामिल होते ही ठीक हो गए, उन पर सारे आरोप धुल गए। अभी मेघालय में जो सरकार बनी है, मेघालय के जिस सरकार और जिस मुख्यमंत्री के खिलाफ खुद प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह लगातार भ्रष्टाचार के आरोप लगाते हुए प्रचार करते रहे, लगातार कहते रहे कि जो पैसा केंद्र सरकार से आता है उसका दुरुपयोग होता है, बेजा इस्तेमाल होता है, यहां भ्रष्टाचार में वो पैसे उड़ जाते हैं। आखिरकार उसी मुख्यमंत्री की ताजपोशी के वक्त खुद प्रधानमंत्री भी मौजूद थे और खुद गृह मंत्री भी मौजूद थे। वो भाषण, वो रैलियां जिसमें मेघालय के मुख्यमंत्री को भ्रष्ट बताया जा रहा था, उस सरकार को भ्रष्ट बताया जा रहा था, उसी सरकार को एक बार फिर से मजबूती प्रदान करने के लिए मंच पर खुद प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह मौजूद हैं। उनके भाषण का वांश सुनिए और इसी से समझिए कि अगर आप बीजेपी के साथ हैं तो आप पाक साथ हैं, अगर आप खिलाफ हैं तो फिर क्या है? के बनी, न स्कूल कॉलेज न अस्पताल बने, फिर वो पैसा गया कहां? यहां का यूथ कह रहा है कि यहां रोजगार के अवसर इन्होंने खत्म कर दिए हैं, जो भर्तियां होती है उनमें करप्शन है, भाई भतीजावाद है। भाई और बहनों, इन्हीं सब बातों को देखते हुए ही मेघालय ने तय किया है कि दिल्ली और शिलोंग दोनों जगह बीजेपी सरकार होनी चाहिए। चुनाव के पहले जो भ्रष्ट सरकार थी, चुनाव के बाद उसी सरकार को मजबूती प्रदान करने के लिए खुद प्रधानमंत्री मौजूद थे मंच पर। तो ये तो रवैया और ये तरीका है। बीते कुछ सालों के दौरान विपक्ष के नेताओं का आरोप अगर यह है कि तमाम संस्थाओं को, तमाम संवैधानिक संस्थाओं को, उन संस्थाओं को जिससे सरकार को कोई चुनौती मिल सकती है, उन संस्थाओं को कैसे कमजोर किया जा रहा है। मीडिया की बात करें तो मीडिया का बड़ा तबका लगातार सरकार के सामने नतमस्तक है, लेकिन अगर कोई सवाल उठाता है, अगर कोई सरकार को असहज करता है, तो उसे कैसी चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, एफआईआर से लेकर जेल जाने के खतरे। और न्यायपालिका, जिस न्यायपालिका के जजों को रिटायरमेंट के बाद कहीं राज्यपाल और कहीं राज्यसभा में कुर्सी मिल जाती है, लेकिन उसी न्यायपालिका से जब सरकार को नाराज करने वाला कोई फैसला आता है
तो केंद्रीय कानून मंत्री के बयान आ जाते हैं कि न्यायपालिका लक्ष्मण रेखा न लांघे। ये कानून मंत्री किरण रिजिजू का बयान मैं आज भी सोचता हूं, जब राजद्रोह के मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी थी कि राजद्रोह कानून के इस्तेमाल पर रोक लगाई थी, तो किरण रिजिजू जो केंद्रीय मंत्री, उन्होंने कहा था कि कोई लक्ष्मण रेखा पार न करे। एक चुना हुआ सांसद मंत्री वो ये कहता है कि हम चुनकर आते हैं इसलिए हमें कोई नसीहत न दे, लेकिन चुने हुए सांसद और मंत्री क्या न्यायपालिका को ये बता सकते हैं कि आप ये मत करो, आपकी लक्ष्मण रेखा ये है, हम तय करेंगे। बहुत सारा विवाद न्यायपालिका मतलब सुप्रीम कोर्ट और सरकार के बीच कोलिजियम को लेकर हो रहा है, उस विस्तार में नहीं जा रहा, लेकिन फिलहाल इस दौर में यह जरूर है कि सरकार इस तरह से काम कर रही है कि चाहे संवैधानिक संस्थाएं हो, चाहे विपक्ष हो, चाहे किसी भी तरह से कहीं से चुनौती मिलने की गुंजाइश हो, उस पर चोट करो। और इसलिए एजेंसियों का वेजा इस्तेमाल, और चूंकि चुनाव है, पैसे की कमी सरकार जिस पार्टी की है उस पार्टी को है नहीं। इलेक्टोरल बॉन्ड की बात करेंगे तो सारे आंकड़े गवाह हैं कि कैसे सबसे अधिक बीजेपी को पैसा बीते 5 सालों में, जैसे गुजरात का एक आंकड़ा मैंने पहले भी बताया था कि गुजरात में तो 5 साल में जितने चंदे मिले, जिसमें से 94% सिर्फ हिस्सा बीजेपी को मिला। अगर ऐसे बात करेंगे जो इलेक्टोरल बॉन्ड में डोनेशन की, तो उस डोनेशन में भी बीजेपी को जितने पैसे मिले उसके मुकाबले दूसरी पार्टियों को बहुत कम पैसे मिले। तो बीजेपी को पैसे की कोई दिक्कत नहीं। 2018 से 2022 के बीच बीजेपी को जो 9,208 करोड़ रुपए में से 5,200 करोड़ सिर्फ बीजेपी को मिले। इस तरह से बीजेपी के पास न पैसे की दिक्कत है, पावर है, एजेंसियां हैं, मोदी जी हैं, अमित शाह हैं, लेकिन विपक्ष कमजोर रहे, डर कर रहे, जो सिर उठाए वो सलाखों के पीछे जाने को तैयार रहे। कहीं ये तैयारी तो नहीं है 2024 के पहले चुनाव की। तो फिलहाल इस वीडियो को खत्म कर दे दोस्तों, फिर मुलाकात होगी। वैसे जाते जाते ये बता दूं कि नसीहतें हम लोगों को भी मिलती है, कम बोलो, तोल मल कर बोलो, बोलने से बचो, चुप रहो, मोदी जी की आलोचना कम करो, सवाल कम करो। तो देखते हैं 13 महीने 2024 में बाकी। फिलहाल नमस्कार।